मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन के अंतर्गत आज हम किन किन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रक्षेप का अर्थ, दूसरा टॉपिक प्रक्षेप की परिभाषाएं, तीसरा टॉपिक प्रक्षेप की आवश्यकता, चौथा टॉपिक प्रक्षेप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तथा अंतिम टॉपिक रहेगा प्रक्षेप के प्रकार। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक प्रक्षेप के अर्थ को। आइए देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ। दोस्तों, मानचित्र प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है प्रसार या प्रसारित करना। क्या? प्रसार या प्रसारित करना। अगर हम मानचित्र प्रक्षेप के अर्थ को दूसरे रूप में देखें तो कह सकते हैं किसी कागज, कपड़े या किसी समतल सतह पर निर्मित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहते हैं। किसी कागज, कपड़े या किसी समतल सतह पर निर्मित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को प्रक्षेप कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम देखें, मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है जिसके द्वारा गोलाकार पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को अक्षांश एवं देशांतर की सहायता से समतल सतह या कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, आइए प्रक्षेप को और व्यवहारिक रूप से समझा जाता है। जैसा कि आप सबने ऊपर की परिभाषा में देखा कि अक्षांश एवं देशांतर रेखा के जाल को कागज, कपड़ा या किसी समतल सतह पर बनाना ही प्रक्षेप कहलाता है। वास्तव में प्रक्षेप का अर्थ होता है प्रसार या फैलाव। किसका फैलाव? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का फैलाव। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहाँ होती हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर होती हैं। दोस्तों, पृथ्वी के सदृश या पृथ्वी के समान दिखने वाली वस्तु को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। स्क्रीन पर आप सबको बहुत सारे ग्लोब के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। ग्लोब पर कुछ रेखाएं भी दिखाई दे रही होंगी। इन्हीं रेखाओं को अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। आइए हम ग्लोब को और बड़े रूप में देखते हैं। स्क्रीन पर आपको कई तरह के ग्लोब दिखाई पड़ रहे होंगे। ग्लोब पर पृथ्वी पर स्थित विभिन्न महाद्वीपों, देशों, स्थानों आदि को देखा जा सकता है, किंतु ग्लोब पर इनका आकार बहुत छोटा होता है। ग्लोब के किसी अंश या भाग को मानचित्र पर बनाना, जैसे ग्लोब के किसी कटिबंध, स्थान आदि को मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित करना ही प्रक्षेप कहलाता है ना। तो जैसे ग्लोब पर कोई भी स्थान हो, ग्लोब या पूरे ग्लोब को आप कटिबंध क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से बनाते हैं, तो इसी को प्रक्षेप कहा जाता है। आइए ग्लोब पर आपको अक्षांश रेखाओं की स्थिति के बारे में बताते हैं। आपके स्क्रीन पर ग्लोब है और इस पर कुछ रेखाएं पूरब से पश्चिम की दिशा में यह गोल गोल बनी हुई हैं। इन्हीं रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देखिएगा, एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा, वो सबसे बीच में है। इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा का मान 0 अंश अक्षांश होता है ना। दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन, कटिबंध आदि नामों से जाना जाता है। ये दूसरा ग्लोब है। इस पर देशांतर रेखाएं निर्मित हैं। देखिएगा, देशांतर रेखाओं की स्थिति ग्लोब पर ऊपर से नीचे की ओर है, या आप कह सकते हैं देशांतर रेखाएं सीधी सीधी ग्लोब पर खींची गई हैं। जबकि इससे पहले हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं को देखा था, तो वो ग्लोब पर गोल गोल या उत्तर से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं। जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची गई हैं। तो इस तरह से हमने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बताया।
अब यही अक्षांश और देशांतर रेखाएं जब सम्मिलित रूप से ग्लोब पर बनती हैं तो ग्लोब की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है। अर्थात ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक जालनुमा संरचना बना लेती हैं। जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर एक साथ खींची जाती हैं तो ग्लोब एक जाल जैसी संरचना के रूप में दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है। आइए मानचित्र प्रक्षेप की कुछ परिभाषाओं को देखा जाता है। पहली परिभाषा है जॉन विगार्ड के अनुसार। इन्होंने कहा है कि ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को कागज पर प्रदर्शित करने की किसी विधि को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है इरविन रेज के अनुसार। इनके अनुसार है अक्षांश वृत्तों तथा यमनोत्तरों का ऐसा कोई क्रमबद्ध रूप जिस पर मानचित्र बनाया जा सके प्रक्षेप कहलाता है। अगली परिभाषा को देखते हैं और ये परिभाषा है F.J. मोंकहाउस के अनुसार। इन्होंने कहा है पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों तथा यमनोत्तरों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। दूसरी परिभाषा है J.A. स्टीयर्स के अनुसार। इन्होंने कहा है मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर प्रदर्शित करने की एक विधि है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मानचित्र प्रक्षेप अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के नियमित जाल को कहते हैं, जिसे समतल सतह या कागज पर समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी अंश को प्रदर्शित करने के लिए खींचा जाता है। चलिए देखते हैं मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी बहुत बड़ी होती है जबकि कागज बहुत छोटा होता है, और इस कागज पर पृथ्वी या उसके किसी भाग को कैसे प्रदर्शित किया जाए इसके लिए एक प्रक्षेप की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रक्षेप के आधार पर ही हम लोग पृथ्वी के आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अर्थात प्रक्षेप के माध्यम से ही हम पृथ्वी को दिखा सकते हैं। तो प्रक्षेप की आवश्यकता क्यों होती है, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। मानचित्र प्रक्षेप की पहली विशेषता है समतल सतह या कागज पर बना मानचित्र मोड़कर सरलतापूर्वक रखा जा सकता है। इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जबकि ग्लोब में यह विशेषता नहीं पाई जाती है। दूसरी विशेषता है समतल सतह या कागज पर बने मानचित्र में संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ देखकर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जबकि ग्लोब पर आधी पृथ्वी के तिरोहित रहने पर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। मानचित्र प्रक्षेप की तीसरी विशेषता है ग्लोब का निर्माण अधिक खर्चीला एवं समय साध्य होता है, जबकि समतल सतह पर मानचित्र निर्माण सस्ते एवं कम समय में किया जा सकता है। प्रक्षेप की अगली विशेषता है समतल सतह पर बने मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी सरलतापूर्वक नापी जा सकती है, किंतु ग्लोब पर ऐसा करना कठिन होता है। अगली विशेषता है समतल सतह पर पृथ्वी के छोटे से छोटे भाग का बड़ा मानचित्र बनाया जा सकता है, किंतु ग्लोब पर ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। अर्थात कह सकते हैं कि कागज़ पर आप चाहे छोटा मानचित्र बनाइए चाहे बड़ा मानचित्र बनाइए, हर एक तरह का मानचित्र संभव है, किंतु ग्लोब पर आप किसी भी देश, किसी भी स्थान या किसी ग्लोब के किसी भी अंश को आप बहुत बड़े रूप में नहीं बना सकते हैं। इसका एक निश्चित माप होता है और एक निश्चित आकार होता है। बहुत बड़ा ग्लोब अगर बन जाए तो उसको रखना या अन्य चीज़ों की व्यवस्था करना कठिन होता है। प्रक्षेप बनाते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और गणनाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम प्रक्षेप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। किसी भी प्रक्षेप को बनाते समय हमें पृथ्वी का अर्धव्यास पता होना चाहिए। पृथ्वी का अर्धव्यास होता है, किलोमीटर में बात करते हैं तो यह 6367.75 किलोमीटर होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, पृथ्वी का
अर्धव्यास 6367.75 किलोमीटर होता है। अगर आपको पृथ्वी का व्यास निकालना हो तो इसी में आप 2 से गुणा कर देंगे, अर्थात 6367.75 किलोमीटर में आप 2 से गुणा कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वह पृथ्वी का व्यास होगा। अगर हम बात करते हैं कि पृथ्वी का अर्धव्यास सेंटीमीटर में कितना होता है, तो यह 63,67,75,000 सेंटीमीटर होता है। इसको निकालने के लिए आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, या आप कह सकते हैं 1,000 मीटर होते हैं। इसलिए 6367.75 किलोमीटर में अगर हम 1,00,000 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 63,67,75,000 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम लोग प्रक्षेप बनाते हैं तो इसको सरल बनाने के लिए 63,67,75,000 सेंटीमीटर के स्थान पर 63,50,00,000 मानते हैं। एक बार आप और समझ लें, वैसे तो पृथ्वी का औसत व्यास 6367.75 किलोमीटर होता है और सेंटीमीटर में 63,67,75,000 होता है। लेकिन आरएफ को सरल बनाने के लिए हम लोग इसे 63,50,00,000 मानते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होगी, जब भी आप मानचित्र प्रक्षेप बनाएंगे और पृथ्वी का अर्धव्यास आपको सेंटीमीटर में लिखना हो तब आप 63,50,00,000 ही लिखेंगे। तो साथियों, हमने यहाँ पृथ्वी के व्यास को किलोमीटर और सेंटीमीटर में देखा, जो आपके सामने है। अगर हम बात करें मील में पृथ्वी का अर्धव्यास कितना होता है, तो यह होता है 3,956.75 मील। वहीं बात किया जाए कि पृथ्वी का अर्धव्यास इंच में कितना होता है, तो यह है 25,06,99,680 इंच। चूँकि हमें पता है कि 1 मील में 63,360 इंच होता है, आप कह सकते हैं 63,360 इंच होता है। तो 63,360 इंच गुणे 3,956.75 मील अगर हम गुणा करेंगे तो टोटल हमारा 25,06,99,680 इंच आ जाएगा। तो ये हो गया क्या कहते हैं पृथ्वी का अर्धव्यास इंच में। किंतु आरएफ को सरल बनाने के लिए हम 25,06,99,680 इंच के स्थान पर हम इसे 25 करोड़ इंच मानते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी आप कोई भी प्रक्षेप बनाएंगे और वहाँ पर पृथ्वी का अर्धव्यास आपको इंच में लेना हो तो आप इंच में सीधे 25 करोड़ इंच लेंगे। जब हम प्रक्षेप बनाते हैं तो उसके लिए हमें गोले का अर्धव्यास निकालना पड़ता है। गोले का अर्धव्यास निकालने के लिए हमें इसके सूत्र की आवश्यकता होती है। अर्धव्यास को हम r से निरूपित करते हैं। जैसे अगर हमको गोले का अर्धव्यास निकालना है तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक व्यास बटे दी गई भिन्न का हर या निरूपक भिन्न का हर, जिसको हम आरएफ कहते हैं, ये इसका सूत्र होता है। जैसे कोई आरएफ दिया हो, आपके स्क्रीन पर आरएफ दिख रहा है, जैसे आरएफ बराबर 1:12 करोड़ 50 लाख है और कहा गया इस आरएफ के आधार पर किसी शंक्वाकार, बेलनाकार या किसी खमद्ध प्रक्षेप की रचना कीजिए। इसके लिए क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम किसी भी प्रक्षेप के निर्माण के लिए सबसे पहले हम गोले का अर्धव्यास निकालते हैं। गोले के अर्धव्यास को निकालने के लिए आपके सामने हमने आपको सूत्र बताया था। सूत्र क्या है कि गोले का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न। अब इस सूत्र के आधार पर हम गोले का अर्धव्यास ज्ञात करते हैं। जैसे सूत्र में दिया गया है कि पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे निरूपक भिन्न का हर। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना होता है, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अगर बात करें इंच में तो कितना होगा, 25 करोड़ होगा। और आरएफ होगा
12,50,00,000। इसे हल करने के उपरांत हमारा उत्तर 2 इंच आएगा। ठीक भैया, तो जब भी आप प्रक्षेप का निर्माण करेंगे तो इसी 2 इंच को अपने गोला प्रकार में भरकर गोला या चाप लगाएंगे या गोला बनाएंगे, वो हम आपको सवाल में बताएंगे या जब प्रक्षेप का निर्माण करना आपको बताएंगे तब बताएंगे। ये तो हमने बताया आपको क्या कहते हैं इंच में, जब आप पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास रखेंगे। अगर इसी को पृथ्वी के अर्धव्यास को आपको सेंटीमीटर में रखना होता तब आप 25 करोड़ के स्थान पर 63,50,00,000 की संख्या को रखते हैं और उसके बाद फिर निरूपक भिन्न में आप 12,50,00,000 को रखते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको संख्याएं दिख रही हैं। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 63,50,00,000 दिख रहा है और यह अर्धव्यास सेंटीमीटर में है, जबकि आरएफ का हर 12,50,00,000 है। अब इनको हम हल करेंगे और हल करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वह होगा 5.08। साथियों, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों के अलावा हमें एक चीज़ और ज्ञात करनी होती है। जब भी हम बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं उस समय हमको भूमध्य रेखा की लंबाई की आवश्यकता होती है और भूमध्य रेखा की लंबाई को ज्ञात करने का सूत्र होता है भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर 2πr। साथियों, जहाँ पाई का मान 22/7 होता है और आर पृथ्वी का अर्धव्यास है, तो इन सारी चीज़ों को हम पाई का मान और पृथ्वी का अर्धव्यास निकाल कर इस सूत्र पर रख देंगे तो हमको भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। इसकी आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। रचना विधि के अनुसार मानचित्र प्रक्षेप के 3 मुख्य प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें पहला प्रक्षेप होता है शंकु प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप और तीसरा है खमध्य प्रक्षेप। तो आइए एक एक प्रक्षेप का हम अध्ययन करते हैं। पहले बात करते हैं शंकु प्रक्षेप के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर एक ग्लोब देख रहे हैं और अगर आप इस ग्लोब के ऊपर एक कागज का कोण बना के लगा दें और नीचे से मतलब ग्लोब के नीचे से प्रकाश डालें तो इसके ऊपर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का एक जाल बन जाएगा। कागज को खोलने पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी आकृति शंकु के आकार का होने के कारण इस प्रक्षेप को शंक्वाकार या शंकु प्रक्षेप कहते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप के माध्यम से ग्लोब के मध्य क्षेत्रों को दर्शाया जा सकता है या दर्शाया जाता है। आप कह सकते हैं कि इस प्रक्षेप के माध्यम से उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव के मध्यवर्ती क्षेत्रों को दर्शाया जाता है या तो शीतोष्ण कटिबंध को दर्शाया जाता है। आइए अब दूसरे प्रक्षेप की ओर चला जाता है। हमारा दूसरा प्रक्षेप है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप बनाने के लिए हम ग्लोब के पीछे कागज को रखते हैं और ग्लोब के सामने से प्रकाश डालते हैं, तो प्रकाश डालने के बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब के पीछे लगे कागज पर प्रदर्शित होने लगती हैं, जिसे बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण उष्णकटिबंध के क्षेत्रों को बनाने के लिए किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि बेलनाकार प्रक्षेप का निर्माण मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में स्थित क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तीसरा प्रक्षेप खमध्य प्रक्षेप होता है। खमध्य प्रक्षेप का निर्माण उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव या 90 अंश के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरे रूप में आप समझ सकते हैं कि खमध्य क्षेत्र का प्रक्षेप का निर्माण शीत कटिबंध क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस तरह से हमने प्रक्षेप की आवश्यकता, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, तथ्यों को और संक्षेप में प्रक्षेप के प्रकारों को समझा। प्रक्षेप के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि प्रक्षेपों का निर्माण
कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।